नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10th क्लास का जो मॉडल सेट नंबर 2 है उनके सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। मैं आधा क्वेश्चन का सॉल्व इस पेपर में करूंगा, इस वीडियो में करूंगा, और फिर आधा जो है दूसरे वीडियो में करूंगा, क्योंकि वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, देखते देखते मन उबाऊ हो जाता है, थक जाता है। इसलिए मैं 1 से लेकर 55 तक का इसमें सॉल्व करूंगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, सावधानी से देखिएगा। मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस के अनुसार आप लोगों को ठीक तरीके से ओरिजिनल बुक को देखते हुए मैं आपको यह सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पहले इसको याद कीजिए कि यह किस चैप्टर का है। यह है भारत से हम क्या सीखे, जिसका रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर है। तो यह उस चैप्टर से लिया गया है। तो पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को माइस कहते हैं। चूहे को माइस कहते हैं। आप लोग यह याद रखिएगा कि चूहे को स्लावोनिक भाषा में माइस कहते हैं। चलिए उसके बाद अब फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ये तो आप लोग भली भांति जानते होंगे, महू मध्य प्रदेश में हुआ। उसके बाद है अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ? ये मध्य प्रदेश के निवासी है। अशोक वाजपेयी जो है मध्य प्रदेश के निवासी है। चलिए उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग जो है ठीक से याद करते जाइएगा इसको कि ये कहाँ के क्या है, कौन निवासी है कहाँ के। चलिए उसके बाद है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1941 में, 15 जनवरी 1941 में, 16 जनवरी 1941, 17 जनवरी। तो ये 16 जनवरी 1941 में इसका जन्म हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? रविदास, कालिदास, सूरदास, कबीरदास। तो ये कबीरदास और गुरु नानक जो है दोनों एक ही धर्म के अनुयायी है, दोनों एक ही धारा के कवि है। तो ये कबीरदास से मिलता है, इनका जो है कबीरदास से मिलता जुलता है। गुरु नानक का कथन कबीरदास के कथन से मिलता जुलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए? वाहे गुरु। ये वाहे गुरु कहते हुए प्राण त्याग दिए थे। नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी? पतोहू थी। पतोहू को ही बहू कहा जाता है। तो ये बहू, बहू को ही पतोहू कहते हैं, पतोहू को ही बहू कहते हैं। तो नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी? बहू थी। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक। दूध हो गया द्रव्यवाचक, सभा हो गया समूहवाचक, ताजमहल हो गया व्यक्तिवाचक, और ये अंतिम का जो है गरीबी, ये गरीबी हो गया आपको भाववाचक। गरीब हो गया भाववाचक संज्ञा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? तो गंगा खास नदी का नाम है, इसलिए ये जो है व्यक्तिवाचक हो गया। गंगा खास नदी का नाम, इसलिए व्यक्तिवाचक हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग फिर से आगे बढ़, जो खास व्यक्ति वस्तु का नाम रहेगा तो उसे व्यक्तिवाचक कहा जाता है। चलिए उसके आगे फिर बढ़ते हम लोग क्या है कि विद्यालय का संधि विच्छेद है विद्या जो आल, ये विद्या जो आल होगा, क्योंकि आज और आ बराबर आ होता है। विद्या का आ और आलय का आ मिलके आ होता है, तो आज और आ बराबर आ होता है। तो विद्या जो आलय इनका सही आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को एक साथ 3 चीज बता रहा हूँ। अगर विसर्ग के बाद च छ रहेगा तो तालव्य स्वहलंत हो जाएगा। अगर विसर्ग के बाद च छ रहेगा तो तालव्य स्वहलंत हो जाएगा। अगर ट ठ रहेगा तो मूर्धन्य स्वहलंत हो जाएगा, और त थ रहेगा तो दंत स्वहलंत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसको ठीक से देखिएगा। अगर च छ रहेगा विसर्ग के बाद तो तालव्य स्वहलंत हो जाएगा, और उसके बाद अगर ट ठ रहेगा तो मूर्धन्य स्वहलंत हो जाएगा, और त थ रहेगा तो दंत स्वहलंत हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है गुच्छा, तो गुच्छा हो गया आपको समूहवाचक, तेल हो गया द्रव्यवाचक, शहर हो गया जातिवाचक, कक्षा हो गया जातिवाचक। तो यहाँ द्रव्यवाचक हो गया तेल, द्रव्यवाचक हो गया तेल, हो गया आप लोगों को द्रव्यवाचक। चलिए उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दास्ता का विशेषण निम्नलिखित में से कौन है? दास्ता, तो जो दास है वही ना दास्ता स्वीकार करेगा, तो ये दास, जो दास है, जो नौकर है वही ना नौकरी करेगा, जो दास है वही दास्ता स्वीकार करेगा, तो दास होगा इसका आंसर। चलिए जल का विशेषण क्या? जल का जलीय होता है, जल का जलीय होगा, जल में रहने वाले को जलीय कहते हैं, तो जल का विशेषण जलीय होगा। कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? कौवा, मोर, उल्लू, सारस, कौवा, हंस, उल्लू, सारस, कौवा, हंस, कोयल, मोर, कौवा, हंस, उल्लू, बाज। तो देखिए इसमें आंसर जो है ना सिर्फ दो ही होगा, एक होगा ए का जो है ये और एक होगा बी, लेकिन यहाँ पर मूल रूप से इसका सटीक आंसर होगा ये बी का, कौवा, हंस, उल्लू, सारस। क्योंकि आपके कविता में जैसे सीरियली बाय देते गया है उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये अल्टर यहाँ से वहां ध्यान में नहीं रखना है। अबाबिल बनना चाहता है, सारस बनना चाहता है, कौवा बनना चाहता है, मोर बनना चाहता है, उल्लू बनना चाहता है, लेकिन आपके कविता में जो पंक्तिबद्ध जैसे दिया गया है उस चीज को याद रखना है। तो इसका मूल आंसर होगा कौवा, हंस, उल्लू और सारस, इसका मूल आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है आगे में है जीवनानंद दास का काव्य संकलन है। तो जीवनानंद दास का काव्य संकलन कौन सा है? कौन कौन सी कविता की किताब यह लिखे हैं? महापृथ्वी ये भी है, झरा पालक ये भी है, मन विहंगम ये भी है, तो इनमें से सभी, चलिए इनमें से सभी है, इनमें से सभी इसका जो है काव्य संकलन है। उसके बाद देखिए दारिस, आगे का है दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ये तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, ये वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, जो कि विलियम जोन्स के पास भेज दिया था, तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। उसमें 172 सोने की सिक्का थी, तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण, ओहो ये तो जाति प्रथा है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा। अगर जाति प्रथा समाप्त हो जाए तो सभी वर्गों का लोग अपना खुलेआम सभी काम करेंगे। इसकी स्वतंत्रता जिससे अभी तक बहुत कम आदमी को मिल पाई है, तो जाति प्रथा है। चलिए उसके बाद फिर क्या कहता है, टेबुल पर किताब है, टेबुल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? करण, अपादान, संप्रदान, अधिकरण। तो ये अधिकरण का चिन्ह है, क्योंकि अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पढ़, में कोमा पढ़, ये अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर पढ़ जो है अधिकरण कारक है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी श्रीनिवास सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता, तो इसमें होगा ईश्वर पेटलीकर। ये माँ जो पागल हो जाती है बेटी को इलाज कराते कराते, तो इसका आंसर हो गया ईश्वर पेटलीकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जारशाही सोवियत रूस में थी, ये तो डायरेक्ट हो गया, जारशाही सोवियत रूस में थी। जारशाही कहाँ पर थी? तो जारशाही सोवियत रूस में थी। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका है। तो इसमें जो है ना निर्णायक भूमिका होती है। कि जब कोई साहित्य लिखा जाता है उसके बाद कोई प्रैक्टिकल होता है, पहले थ्योरी होगा तो थ्योरी ही ना साहित्य है, पहले थ्योरी होता है उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। तो पहले थ्योरी लिखा जाएगा, साहित्य लिखा जाएगा, उसके बाद ना कोई अनुकरण कोई काम किया जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। तो साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में मैं, तो मैं तो अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का चिन्ह का क्या है? मैं और पर, मैं और पर अधिकरण कारक है, तो यहाँ पर हो गया अधिकरण कारक। मछली पानी में
रहती है, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम चुनें। निश्चयवाचक कौन है? तो निश्चयवाचक कोई, कौन, स्वयं, यह जो है निश्चयवाचक है। यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि स्वयं जो है ना, स्वयं यह निजवाचक है। स्वयं जो है निजवाचक है और यहाँ पर यह जो है यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में प्रथम पुरुष कौन है? तो पर मैं और हम को प्रथम पुरुष कहा जाता है। मैं और हम को प्रथम पुरुष कहा जाता है। चलिए उसके बाद फिर क्या है? सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो यदि इंजीनियर बनाना चाहते थे पहले, 5वां क्लास पास भी नहीं हुआ और इंजीनियर बनाना चाहते थे, तो सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? पक्षी का पर्याय खग होता है। पक्षी का पर्याय खग होता है। खग मतलब पक्षी। पुत्री का पर्याय सीता, वैदेही, सुता, सावली, सुता होता है। सुता, तनिया, बेटी, तो सुता होता है। पुष्प का पर्याय है पंकज, सुमन, अरविंद, इनमें से सभी। देखिए बहुत से गैस पेपर में क्या होता है कि आंसर रहेगा इनमें से सभी, क्योंकि मिसप्रिंट भी होता है ना, मिसप्रिंट भी होता है। लेकिन मैं खुद एमए किया हूँ और मैं खुद यह देखा और परखा हूँ, तो इसमें से मूल रूप से सुमन होगा। मूल रूप से सुमन होगा। किसी किसी में गाइड में रहता है इनमें से सभी, लेकिन इनमें से सभी नहीं। ये मूल रूप से सुमन होता है। सुमन, कुसुम, प्रसून, फूल, ये होता है पुष्प का पर्याय। तो यहाँ पर मूल रूप से सुमन होगा। चलिए हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो कथक नृत्य से संबंधित है। चलिए आगे। बहादुर का पूरा नाम तो दिल बहादुर साहब है। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर साहब, उसी को साहब कहते थे। तो निर्मला उसका नाम छांट के सिर्फ बहादुर कर दिया था। दिल बहादुर या बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो ये नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर का रहने वाला था, लेकिन मूल रूप से इसका आंसर होगा नेपाल, क्योंकि ये बॉर्डर पर ही था। तो इसका आंसर होगा नेपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? हिंदी के आदि कवि कौन है? ये देखिए, ये हम लोगों को एमए में पढ़ने के लिए था कि हिंदी के आदि कवि कौन है। आप लोगों को अभी ही पढ़ लीजिए, सरहपाद है। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सरहपाद है। ये हम लोगों को एमए में पढ़ने के लिए था। चलिए इसके बाद फिर क्या है? सेन साहब की नई मोटर कार 7,500 में आई थी। स्ट्रीमल इंड कंपनी की थी। स्ट्रीमल इंड कंपनी की थी, काली रंग की, 7,500 में आई थी। चलिए उसके बाद फिर क्या है? द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ये उसकी बेटी पूछी थी। तो बेटी नहीं है तो लड़की है, लेकिन गाइड में इसका आंसर लड़का दिया है, जो गलत है। तो इसमें आंसर होगा लड़की ने। आंसर होगा लड़की ने। अगर बेटी रहेगी तो बेटी, और नहीं तो लड़की है तो लड़की दीजिएगा। तो चलिए उसके बाद फिर क्या है? अव्ययी भाव समास में डैश है तो प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। चलिए उसके बाद फिर क्या है? लोह पुरुष में कौन सा समास है? लोह पुरुष, इसका जो है ना द्वितीय पद प्रधान है, तो ये कर्मधारय समास होगा। द्वितीय, जिसमें द्वितीय पद प्रधान होगा उसे कर्मधारय समास कहा जाएगा। चलिए उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं फिर आगे और कौन सा क्वेश्चन है। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? तो ये देखिए मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वामी विवेकानंद, कालिदास। देखिए यहाँ भी कंफ्यूजन है। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी और महात्मा गांधी रहेगा तो आपको प्लीज 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 आप महात्मा गांधी में चिन्ह लगाइएगा, क्योंकि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के चैप्टर जो है ना, इसका नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है कि एक बूढ़े ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। तो वह बूढ़ा महात्मा गांधी ही था।
तो देखिए अगर इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन है, महात्मा गांधी नहीं है, तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी में चिन्ह लगा दीजिए। लेकिन जहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी और महात्मा गांधी दोनों रहेगा, तो वहां पर आपको मूल रूप से महात्मा गांधी में चिन्ह लगाना है। क्योंकि नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर में हजारी प्रसाद द्विवेदी खुद कहते हैं कि किसी बूढ़े ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। तो जब दोनों रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी और महात्मा गांधी, तो आप महात्मा गांधी में चिन्ह लगाइएगा। लेकिन जब महात्मा गांधी नहीं है, तब आप हजारी प्रसाद द्विवेदी में चिन्ह लगा दीजिए। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द माने? अपने पिताजी का शागिर्द शिष्य मानते थे, इसके पिताजी ही सब कुछ इसको सिखाते थे। चलिए उसके बाद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो स्वर संधि जो इसमें से कौन सा नहीं है? ग्रीस, गिरी जोड़ इस, ये भी है। महेंद्र, महा जोड़ इंद्र, ये भी है। एक एक, एक जोड़ एक, ये भी है। वागपति, ये नहीं है, वाक जोड़ पति होता है, तो ये नहीं है, स्वर संधि ये नहीं है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस जोड़ तेज, निस जोड़ तेज, निस्तेज, निस जोड़ तेज बराबर निस्तेज। तो यहाँ पर जो है हो गया निस, निस, निस में हलंत है स्व में, तो निस। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है, पहले जोड़ा जाता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उन शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो चलिए उसे उपसर्ग कहा जाता है। ज्योतिर्मय उदाहरण है। ज्योतिर्मय स्वर संधि, व्यंजन संधि, समास, विसर्ग संधि। तो ज्योतिर्मय ज्योति जोड़ मय, तो ये हो गया विसर्ग संधि। ज्योति जोड़ मय, ज्योतिर्मय, तो ये हो गया विसर्ग संधि का हो गया उदाहरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? दादी, नानी, दीदी, माँ। माँ पीस रही थी, क्योंकि दीदी की तो तबीयत ही खराब थी और दादी नानी इस चैप्टर में है ही नहीं, तो माँ पीस रही थी, तो चलिए माँ होगा। घनानंद कवि हैं, तो घनानंद कैसे कवि हैं? घनानंद रीति मुक्त धारा के सिरमौर कवि घनानंद है। रीति मुक्त धारा के सिरमौर कवि घनानंद है, तो ये रीति मुक्त हुआ। चलिए उसके बाद मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मध्यम वर्ग का, न गरीब न अमीर, मध्यम वर्ग का है। चलिए अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के 5 भेद होते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं। अव्यय कितने भेद होते हैं? अव्यय के 5 भेद होते हैं, तो ये 5 हो गया आंसर। चलिए उसके बाद कर्ण सा दानवीर कौन है? इसमें कौन सा निपात है? तो देखिए कर्ण सा, इसमें जो सहृदयता को बता रहा है, इसमें सहृदयता को बता रहा है, तो इसमें जो है ना सादृश्यता बोधक निपात होगा। जिसमें बल देगा तो वह बल प्रदायी होगा, जिसमें बल प्रधान होगा वह बल प्रदायक होगा, जिसमें विस्मय होगा उसमें विस्मयादि बोधक होगा, लेकिन जिसमें कोई उदाहरण देगा तो उसमें सादृश्यता बोधक, सादृश्यता बोधक निपात होगा। तो यहाँ पर उदाहरण दे रहा है कि कर्ण सा दानवीर कौन है, उसके जैसा और कोई है, तो यहाँ पर सादृश्यता बोधक निपात होगा। चलिए उसके बाद हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। फिर क्या है, अब है आगे क्वेश्चन, इबादत का अर्थ उपासना होता है। इबादत का अर्थ उपासना होता है। चलिए इबादत का अर्थ उपासना होता है। उसके बाद फिर क्या है, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। चलिए उसके बाद फिर आगे का पढ़ते हैं। फिर क्या है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? हृदय की शिक्षा को गांधी जी आध्यात्मिक शिक्षा मानते थे, ये पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बता चुके हैं। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी की क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा को गांधी जी आध्यात्मिक शिक्षा मानते थे। चलिए उसके बाद फिर कहते हैं, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? ये महात्मा गांधी बोलते हैं, और महात्मा गांधी इसमें कौन लिखे हैं? तो शिक्षा और संस्कृति लिखे हैं। ये आप लोग तो याद कर ही लिए होंगे कि महात्मा गांधी की कौन सी रचना है, तो शिक्षा और संस्कृति है। और मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का कथन है।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि चले गए थे कृष्ण की भक्ति करने के लिए। ब्रजभूमि आके वैष्णव धर्म अपना लिए और कृष्ण की भक्ति करने लग गए थे। चलिए उसके बाद क्या है, दिनकर जी की रचना कौन सी है? उर्वशी है। दिनकर जी की रचना उर्वशी है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर आगे आप लोगों को फिर इसी तरह का मज़ेदार सॉल्यूशन मिले, सॉल्व आंसर मिले, उसके लिए बेल आइकन को आप ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें और ऑल का बटन दबा लें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं अंत में फिर यही कहना चाहूँगा कि आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके जैसा कोई ऐसा ही विद्यार्थी है तो उसके पास आप शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत। और मैंने इसके बाद जो दूसरी वीडियो बनाई है, इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उसको भी जाके देख लीजिए, उस चैप्टर को भी आप पढ़ लीजिए, उस मॉडल सेट का भी सॉल्व आंसर आप लोग देख लीजिए। अंत में फिर मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑल का बटन। चलिए ठीक है, धन्यवाद।